प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शंस। क्या बोला? एक्ट्स डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शंस, एस लगा हुआ है, सेक्शंस। एक्ट्स डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शंस। वन मोर टाइम, ध्यान से सुन लेना और ये सेक्शंस को याद रखना, अगर हो सके तो वीवीआई लिख करके साइड में कर देना। मैं अभी यही बहुत कुछ बताने वाला हूं इसमें, वो सुनना ध्यान से। क्या बोल रहा है? एक्ट्स डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शंस। मतलब क्या हो गया? प्रीसीडिंग पहले वाला, सेक्शंस धाराएं, एक्ट्स काम। तो जो कोई काम, जो कुछ भी हुआ पिछले सेक्शंस के अंदर हुआ, पिछला सेक्शन कौन है? 131। उसका पिछला क्या है? 130। उसका पिछला क्या है? 129। सो 129, 130 और 131 सेक्शंस के अंदर जो कुछ भी काम हुआ, जो कुछ भी गलत सही जो कुछ भी हुआ, तो कोई पर्सन कर रहा है। कौन कर रहा था? रिमेंबर 129 में मैंने आपको शुरू में बताया था, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इन दी एब्सेंस ऑफ ए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अगर नहीं है तो क्या लिखा है? नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सब इंस्पेक्टर। तो ये सही और गलत काम कौन कर रहा था? ये काम कौन कर रहा था? ये एक्ट कौन कर रहा था? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो फंसेगा कौन? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। फंसेगा कौन? सब इंस्पेक्टर। फंसेगा कौन? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस ऑफिस, पुलिस स्टेशन। मतलब बड़ा सीधा है, बड़ी सीधी सी बात है कि वो पर्सन जिसने बल का प्रयोग करने का आदेश दिया था, शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, डीएम, एसडीएम, एडीएम, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ, एसपी, डीएसपी, कोई भी मौके पर मौजूद हो। एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में हर कोई आ जाता है। अगर वो है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो सब उसके नीचे हैं, कंट्रोल कर लेगा। अगर उसने दिया था गोली चलाओ, जैसे अभी हुआ, अभी हाल में भी बिहार इलेक्शन में हुआ ना, अभी आपको ताजा ताजा एग्जांपल देता हूं, फ्रेश। लिपि सिंह, उनको कड़क आईपीएस कहा जाता है, अब कड़क है कि क्या है पता नहीं, बट आईपीएस लिपि सिंह का नाम आया। उन्होंने एक आदेश दिया था, उन्होंने ऑर्डर दिया था, भाई लाठी चार्ज करो। अब उनको भी कहीं से ऑर्डर आया होगा, क्योंकि नौकरी है, नौकरी में तो भैया नौकर हैं हम, नौकरी है तो नौकर हैं। अगर हम नौकरी करते तो नौकर हैं। अब वो आईपीएस है, लिपि सिंह है, ठीक है भैया आप एसपी हो शहर के, लेकिन उनको भी कहीं से हो सकता है आदेश आया होगा, देयर इज वन फर्स्ट चांस। अगर नहीं आया है तो उन्होंने खुद एक्शन लिया, और एक्शन क्या लिया था वो सबको पता है, टीवी पे सबको देखा, सबने देखा, न्यूज चैनल्स के ऊपर। दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन करने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और वैसे कंडीशन में जब लोग कंधे पे दुर्गा की भारी भारी मूर्तियों को लेकर, प्रतिमा को लेकर, स्टैचू को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। अब वो आस्था का सवाल था, इसलिए भगवान को पटक तो सकते नहीं थे। अब कंधे पे क्या है? मूर्ति, और भी 100 किलो की हो सकती है, 70 किलो, 80 किलो, उससे ज्यादा ही होगी भाई, ऑफ कोर्स, कम तो होगी नहीं। कंधे पे मूर्ति थी और सब खड़े थे पकड़ करके कंधे पर मूर्ति लेकर के, और पुलिस चारों तरफ से एकदम घेर लेती है। पुलिस कौन है? कांस्टेबल घेरता है, कांस्टेबल से घेर लेता है, और दे दनादन लाठियां, दे दनादन लाठियां। सोचिए कितना अच्छा प्यार मोहब्बत दिखाया उन्होंने। तो ये किया। अब बताओ, ये 129 का सीधा सीधा मामला है, आप देखो जोड़ के, जो मैंने आपको घटना बताई जोड़ो 129 से। अब जो अगर कल को उनके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर होता है, में भी क्या होता है वो हम लोग नहीं देखेंगे, वो नोटिफिकेशन की चीजें होती है। आप अगर इंटरेस्ट लेते हो उन चीजों में, तो आप जाकर के किसी भी सरकार के, आप अगर आप चाहते हो कि मेरे सरकार के अंदर क्या हो रहा है, आप जानना चाहते हो, तो आपके सरकार के यहाँ गैजेट छपता है, और गैजेट ऑनलाइन अवेलेबल है, ई गैजेट करके। तो ई गैजेट हर एक स्टेट का आता है, ई गैजेट आप डालोगे गूगल पे, आपको दिखा देगा हर एक स्टेट का अपना अपना गैजेट। तो गैजेट में कुछ भी नया नया, कुछ भी ऑर्डर पास होता है, कुछ भी ऑर्डर पास होगा, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, जो पब्लिक को नहीं पता है, जो आपको पता चल जाएगा।
ये ऑर्डर निकला है, ये ऑर्डर होगा, ये होगा, ये होगा, सब उसमें सारी चीजों का नोटिफिकेशन, इवन जुडिशरी, एपीओ, इन सब चीजों के भी, जो भी हर एक डिपार्टमेंट के जो भी ऑर्डर्स होते हैं ना, वो सब वहां पर आते रहते हैं ई गैजेट्स के अंदर। अगर आपके पास टाइम है, आप देख सकते हो आधा घंटा वेबसाइट को, तो देख लेना कभी भी, एवरीडे अगर वॉच कर सकते हो तो कर लेना, मैंने आपको बता दिया। सो नाउ अब जो लिपि सिंह के अगर कल खिलाफ मुकदमा चलेगा तो शी विल बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 132, वो प्रोटेक्शन मांगेगी 132 का, बोलेगी मैं तो 132 से प्रोटेक्टेड हूं, एंड हाउ, लेट्स सी हाउ शी इज प्रोटेक्टेड। क्योंकि जब तक सरकार ने सस्पेंड किया, सरकार जब तक उसके खिलाफ क्या करेगी, ऑर्डर नहीं पास करेगी, तब तक उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, नो प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है आरोप, अभियोजन, आरोप लगा करके केस इनिशिएट करने को हिंदी में अभियोजन कहते हैं। पहले आरोप लगाया, आरोप लगाने वाला एक पक्ष हुआ, जिसको हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, पीपी बोलते हैं शॉर्ट में, या प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, तो प्रोसिक्यूशन। सो नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट, क्या लिखा है, अगेंस्ट एनी पर्सन, एनी पर्सन में आपको एग्जांपल भी दिया लिपि सिंह का। सो नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट purporting to be done under section 129, 130, 131 shall be instituted in any criminal court। लो भैया, कोर्ट के अंदर कोई मामला जा ही नहीं सकता है, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोर्ट। कोर्ट में कोई मुकदमा हो ही नहीं सकता, कोर्ट तो आप जज साहब ऐसे मुंह बंद करके बैठे रहेंगे। इसीलिए बोलते हैं लोग, पहले के बुजुर्ग लोग बोलते थे कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, तो यही बात होती थी। जज हैं लेकिन यू कांट डू एनीथिंग, हर एक टाइम आप नहीं ले सकते प्राइमा फेसाई कि चलो भाई हम हर टाइम कॉग्निजेंस ले लेंगे, इस मामले में बिल्कुल नहीं ले सकते कॉग्निजेंस। देखिए क्या हूं और कैसे, क्या लिखा है यहां पर, छोटा सा शब्द है एक्सेप्ट, छोटे छोटे शब्दों को पकड़ के चलना, नहीं तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर मिस्टेक होंगे। सो ध्यान से सीधी सी बात एक लाइन में समझ लो, 129, 130, 131 के तहत कोई भी एक्ट अगर हो गया है, किसी भी पर्सन ने किया है, तो उसके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन किसी भी कोर्ट के अंदर, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इनिशिएट नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट विथ द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पर वो पर्सन ऑफिसर होगा, मेंबर होगा आर्मी फोर्सेस का। तो लिपि सिंह इज नॉट ए मेंबर ऑफ द आर्मी फोर्सेस, हटा दो, बात खत्म हो गई। अगर होगा तो लगेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देगी, और विथ द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन एनी अदर केस। अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सेवाएं दे रही तो स्टेट गवर्नमेंट का अगर परमिशन होगा तो फिर ऐसा हो सकता है। अब वो गवर्न होते हैं, आईपीएस वगैरह गवर्न होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, ऑफ कोर्स नो डाउट, तो यहां से रिकमेंडेशन जाता है कि भैया हमको इसके खिलाफ मामला चलाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, फिर चलेगा मुकदमा। मतलब इसीलिए आप लोग सुनते होंगे कि बड़े बड़े ऑफिसर जो कांड पे कांड करते हैं, इतने पढ़ाई लिखाई करके यूपीएससी का एग्जाम पास करते हैं और यहाँ के कांड पे कांड करते हैं, उनका ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता, उनका या तो ट्रांसफर होता है या तो सस्पेंशन होता है, और कुछ दिन के बाद वापस फिर से जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। उनको इतनी सारी फैसिलिटीज मिली हुई है। दिस इज द रीजन, लॉ प्रोटेक्ट करता है। और इस लॉ के अंदर कहीं ना कहीं आपको ब्रिटिशर्स का ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने अधिकारियों को छूट देते थे, वही छूट हम भी दे रहे हैं, क्योंकि उनको देश को कंट्रोल करना था, इंडिया को कंट्रोल करना था। दैट इज ब्रिटिश इंडिया, उस समय ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। तो वही चीज यहां पर भी है। तो एक चीज समझ गए कि 132 कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यानी यहां पर कोई भी क्रिमिनल कोर्ट के अंदर केस नहीं एक्सेप्ट हो सकता है, सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में। और 129 कितना जरूरी है वो अभी आपको ताजा एग्जांपल भी दे दिया। नाउ दूसरी चीज, ये तो था सबसेक्शन 1, ये है सबसेक्शन 2। क्या लिखा, नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और नो पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर एनी ऑफ द सेड सेक्शंस इन गुड फेथ। ठीक है, अभी सब नो नो है, उल्टा है। सो नो, अब इसको यहां से जोड़ेंगे तब समझ में आएगा। शैल बी डिम्ड टू हैव देयर बाय कमिटेड एन ऑफेंस, तो आप इसको जोड़ के यहां से पढ़ सकते हैं,
ये तो यहां पर बात खत्म हो गई कि परमिशन लेना पड़ेगा, सैंक्शन लेना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। यानी जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का एज द केस में भी अगर परमिशन है, सैंक्शन है, तभी उसके खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन शुरू किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। एज पर सेक्शन 132 सब सेक्शन 1। एकदम एग्जाम्पल को पुट कर लेना, नहीं भूलोगे, मैं गारंटी देता हूं आपको, और ताजा एग्जाम्पल है, नहीं भूलोगे। नाउ सब सेक्शन 2, नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर acting under any of the said sections in good faith shall be deemed to have thereby committed an offense। सीधा यहां से मैंने इसको लिंक करके आपको शेयर किया। यानी कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो इन सारे सेक्शंस एस लगा हुआ है 129, 130 या 131 के तहत अगर गुड फेथ में काम करता है तो उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। शैल बी, शैल लगा हुआ है, शैल, सो शैल बी डिम्ड टू हैव देयर बाई कमिटेड एन ऑफेंस। ऊपर नो लगा हुआ है, नो मिला के पढ़ना, नो ऑप्शंस। तो कोई पुलिस वाला थोड़े कहेगा जी मैंने बैड फेथ में किया, मालाफाइड इंटेंशन था मेरा, तो मैंने जो किया वो तो सब गुड फेथ में किया, मैंने जो कुछ भी किया गुड फेथ में किया। गुड फेथ इसीलिए समझना बहुत जरूरी होता है आईपीसी में, इसलिए मैं जो आईपीसी के लेक्चर से डिटेल से बोलता हूं कि आप लोग इस चीजों को समझो। अब यहाँ प्रैक्टिकली समझो, अगर लिपि सिंह के ऊपर कल को कोई मुकदमा चलता है, इनिशिएट होता है, तो वो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन क्या लेंगी, बोलेंगे कि भाई हमने जो कुछ भी किया वो तो हमने गुड फेथ में किया, वट एवर आई हैव डन दैट वाज इन गुड फेथ। जब गुड फेथ में किया तब क्या, नो ऑफेंस। उसी तरीके से नंबर बी, नो पर्सन डूइंग एनी एक्ट इन गुड फेथ इन कंप्लायंस विथ रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 129 और सेक्शन 130। अब ये सेक्शन भी बड़ा खतरनाक, ये भी सब ना खतरनाक है। इसमें देखो जो आपको सब सेक्शन 2 का क्लॉज ए है, ये बड़े बड़े मछलियों को बचाता है, आईएएस, आईपीएस, इन सबको, डीएसपी, एसपी, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। और ये जो नीचे में जो चिंदी चिंदी लोग होते हैं ना, चिंदी चौक किसको कह रहा हूं मैं, कांस्टेबल्स, सब इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स बोल रहा हूं, एक से अधिक, उन सबको ये प्रोटेक्ट करता है। कैसे, क्योंकि क्या कह रहा है, नो पर्सन डूइंग एनी एक्ट इन गुड फेथ इन कंप्लायंस विथ ए रिक्विजिशन, इन कंप्लायंस विथ, हम तो भाई कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो कंप्लायंस कर रहे थे। यानी जितने भी सिपाहियों ने डंडा मारा उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो कहेंगे हम तो गुड फेथ में कंप्लायंस कर रहे थे, हमारे बॉस ने ऑर्डर दिया था, मारो, लाठी चार्ज करो। ये ऑडियो म्यूट करो भाई, जिनका भी है ऑडियो। ये तो गुड फेथ में उनका कहना है कि भाई लाठी चार्ज किया हमने, जो लाठियां चलाई वो हमने खुद से थोड़े चलाई, हमें तो ऊपर से आदेश मिला, हम तो क्या कर रहे थे, हमने गुड फेथ में कंप्लायंस किया था, गुड फेथ में कंप्लायंस किया था विथ अ रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 129 और 130। यानी 129 और 130 के अंदर हमने सिर्फ कंप्लायंस ही कंप्लायंस किया था। तो कंप्लायंस कौन करता है, कौन सुनता है ऑर्डर, छोटे छोटे लोग। छोटे में कौन हो गया, सिपाही हो गया, कांस्टेबल्स हो गए, सब इंस्पेक्टर्स हो गए, हेड कांस्टेबल्स हो गए, ये सब। बोलेगा सर एसपी ने बोला था, मैं क्या करता, मैडम का ऑर्डर था, तो मैडम को ऑर्डर था, मैडम को ऑर्डर नहीं मानता तो नौकरी जाती, आपके यहाँ आऊं तो नौकरी फंसी, यानी वहां पर। थर्ड में देखो सी, नो ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज एक्टिंग अंडर सेक्शन 131 इन गुड फेथ। तो यहाँ किसको प्रोटेक्शन दिया, ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, और यहां किसको प्रोटेक्शन मिला, नो मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। तो ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज और मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज दोनों को प्रोटेक्शन दे दिया। तो मामला बड़ा सीधा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा है कि सबको प्रोटेक्शन दिया, इसीलिए सेक्शन आपको लंबा दिख रहा है। 132 जो है, 132 कुछ नहीं करता, 132 सिर्फ प्रोटेक्शन देता है,
सबसे बड़ा प्रोटेक्शन ये दे दिया कि क्रिमिनल कोर्ट के अंदर आप प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं कर सकते। इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या हो सकता है प्रोटेक्शन? आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। नाउ लेट्स सी। ये ऑडियो म्यूट कर लो, या क्या नाम है इनका, अशोक क्या है? आप कर दीजिए सर। इनको उड़िया में समझाओ भाई, इनको जरा। वो आवाज शायद मेरी नहीं आ रही है या हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं इनको, मुझे बताइए। हाँ, ओके। नाउ द थर्ड पॉइंट, थर्ड सबसेक्शन। अब देखिए बहुत इजी है, लेकिन इसको सब समझ लेना। क्या लिखा है? इन दिस सेक्शन एंड इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस इन दिस चैप्टर, 3 शब्दों को इन्होंने डिफाइन करा है। आर्म्ड फोर्सेज, ऑफिसर और मेंबर। ऑफिसर, आर्म्ड फोर्सेज और मेंबर। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको बस नोट डाउन कर लेना है कि आर्म्ड फोर्सेज का डेफिनेशन कहां पर दिया है। ऑफिसर शब्द का मतलब इन रिलेशन टू आर्म्ड फोर्सेज का मतलब क्या होता है, मेंबर का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहां पर मैं शॉर्ट में शेयर कर देता हूं। आर्म्ड फोर्सेज का मतलब मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स होता है। ऑफिसर इन रिलेशन टू आर्म्ड फोर्सेज का मतलब होता है गैजेटेड और पे एज ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेज, ये उनके लिए कहा गया है। और मेंबर का मतलब आर्म्ड फोर्सेज मींस अ पर्सन इन द आर्म्ड फोर्सेज अदर देन एन ऑफिसर। तो यानी वहां पर जो कांस्टेबल वांस्टेबल उसमें भी होते हैं, आर्मी के भी अंदर भी होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लोग सर जनरल ड्यूटी में जो करते हैं सर, जो जनरल ड्यूटी में होते हैं, तो वो सभी यहां पर इंक्लूड हैं। सो कुल मिलाकर के नट शेल में बात बड़ी सीधी है कि 129, 130, 131 के अंदर जिसने भी जो कुछ भी किया, टॉप टू बॉटम, ऑफिसर से लेके लोअर तक, सबके सब प्रोटेक्टेड हैं 132 के अंदर। और 129 को हमेशा रीड विथ करना चाहिए 132 के साथ। क्यों करना चाहिए? रीजन बता रहा हूं, क्योंकि 129 में जो डंडा चलाएगा, जो डंडा चलाने का आदेश देगा, जो पुलिस फायरिंग का आदेश देगा, ऑर्डर देगा, जो पुलिस फायरिंग जो फायरिंग करेगा, वो सब गलत कर रहे कि सही कर रहे हैं, उसका प्रोटेक्शन 132 देगा। बहुत सीधा सा फंडा है। तो चलिए मैं आपको शेयर करता हूं इस सेक्शन को सिमिलर टू सेक्शन 197 भी कहा जाता है। सीआरपीसी का 197 क्यों कहा जाता है? एटीबडी सेक्शन 197 का सिमिलर कहा जाता है। क्यों है 197 का सिमिलर? एनीबडी जिनको पता हो, पढ़े हो कभी? तो नहीं पढ़े तो 197 क्या है मैं शॉर्ट में बता देता हूं। क्योंकि 197 में भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है जजेज को, 197 के अंदर प्रोटेक्शन मिला हुआ है पब्लिक सर्वेंट को। तो देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं, थोड़ा सा समझना बिल्कुल शांति से। 132 एकदम स्पेसिफिक है 129 के लिए, 130 के लिए और 131 के लिए। यानी अगर 132 का इस्तेमाल होता है, 132 सीआरपीसी का इस्तेमाल होगा, तो वो 129 से कनेक्ट होगा, तभी 132 चलेगा। 132 का इस्तेमाल 129 के कंटेक्स्ट में ही होना चाहिए, और होता है और होता रहेगा, प्रोवाइडेड कि अमेंडमेंट ना हो। ठीक है, यानी कि 129 में जो आप देख रहे हैं डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स, उसमें जो ऑफिसर है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उसमें जो कांस्टेबल जो लोग आ रहे हैं, वो सब प्रोटेक्टेड होते हैं 132 के अंदर। तो जो वहां पर 129 के अंदर गए थे काम करने के लिए, जो गए थे अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, जो अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने में लाठी चार्ज करते हैं, जिनके आदेश से होता है पुलिस फायरिंग, जो पुलिस फायरिंग करते हैं, उनके लिए यानी एक स्पेसिफिक पर्पस को कवर करता है 132। सिर्फ इसी पर्पस को कवर करता है 132, पुलिस फायरिंग, लाठी चार्ज, अनलॉफुल असेंबली का डिस्पर्सल, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए बना है 132 एंड 129 का रिलेशन।
लेकिन 197 में जाएंगे तो बहुत ब्रॉड है, 197 ब्रॉड है। अगर आप कहें कि 129 एक नदी है, एक तालाब है, तो 197 तो भैया एक समुंदर है। राइट सर। 197 एक बहुत बड़ा ओशियन है, समुद्र है, क्योंकि इसमें सब कुछ प्रोटेक्टेड है। पब्लिक सर्वेंट भी प्रोटेक्टेड है, जज भी प्रोटेक्टेड है, और हर एक काम से ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड है, एक्सेप्ट सेक्सुअल ऑफेंसेज को छोड़ करके। राइट राइट। 197 को आप देखेंगे तो यहां 197 में भी प्रोटेक्शन है, 132 में भी प्रोटेक्शन है। तो लिख लेना, दिमाग में डाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। यानी अगर आपको कहीं पूछा जाए एग्जाम, इंटरव्यू में, एग्जाम में, तो प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोटेक्शन है 132 के अंदर, प्रोटेक्शन है किससे? अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन। किसको है? किसको है? किसको है? पब्लिक किसको है? एनी मेंबर, एनी मेंबर नहीं करो, और इजी थोड़ा कर देता हूं इसको, और लिख लो, एनी पर्सन, एनी पर्सन। किस बात के लिए? फॉर एनी एक्ट, एनी एक्ट, एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट परपोर्टिंग। परपोर्टिंग का मतलब होता है दावा करना, परपोर्टिंग, परपोर्टिंग टू बी डन, टू बी डन अंडर सेक्शंस 129 टू 131। यानी सिर्फ और सिर्फ यहां पर वही पर्सन प्रोटेक्टेड है, वही लोग प्रोटेक्टेड हैं जो 129 से लेके 131 सीआरपीसी तक के अंदर आते हैं, वही प्रोटेक्टेड है, बाकी को नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं 197 के साथ इसको अलग अलग करके पढ़ना, दोनों का रिलेशन नहीं बनता है। ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है। यहां पर जो आईपीएस होगा, यहां पर जो कांस्टेबल होगा, वो सिर्फ अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के चक्कर में पीसेगा। अगर सरकार उसको ऑर्डर देगी उसके खिलाफ कि जाओ क्रिमिनल कोर्ट में केस इंस्टीट्यूट करो, केस इंस्टीट्यूट होगा या प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट होगा, तो सिर्फ उसने यही अपराध किया होगा कि उसने अनलॉफुल असेंबली पर लाठीचार्ज किया होगा, कोई मर गया होगा। अनलॉफुल असेंबली पर उसने गोली चलाई होगी, कोई मर गया होगा। ड्यू टू दिस रीजन, यानी सिर्फ अनलॉफुल असेंबली के डिस्पर्सल की वजह से ऐसा होता है अंडर सेक्शन 129 सीआरपीसी। आई होप सो कि क्लियर है यहां तक। तो चलिए अब इसके कुछ पॉइंट्स जल्दी जल्दी नोट कर लो। इसी से रिलेटेड एक केस मिलता है आपको 132 से रिलेटेड, वो मैं आपको शेयर करता हूं। इसके सारे एस्पेक्ट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को दे सकूं, इसका प्रैक्टिकल में बहुत इंपैक्ट आता है। ठीक है, तो देखिए एक केस आता है नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, AIR 1964 SC 269। अब इस केस की खासियत क्या है वो जरा बताता हूं। कुछ बड़ा हाईफाई नहीं है, याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, रखने याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें बस ये कहा गया था, when the court finds that prosecution could not be instituted without sanction, it should not order discharge or acquittal of accused, but should क्या करना चाहिए? आपको ये काम करना है, रिजेक्ट द कंप्लेंट। ये सीजीएम के दायरे में आता है, मैं पहले ही बता रहा हूं सीजीएम के दायरे में आता है, क्योंकि ऐसे मामले में मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9%
आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ऐसे मामलों में जो पुलिस फायरिंग ये सब चक्कर होते हैं उसमें 99.9% जो होता है जाकर के कंप्लेंट फाइल होती है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और मजिस्ट्रेट का बॉस कौन होता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसी की कोर्ट में जाकर के ये केस लगते हैं। तो अगर आप सीजीएम बनेंगे, ऑफ कोर्स बनेंगे अगर आप मजिस्ट्रेट लेवल से जा रहे हैं तो अगर आप मजिस्ट्रेट लेवल से जाते हैं, आप सीजीएम हैं या सीएमएम हैं मेट्रो सिटीज के हिसाब से, तो आपको अगर ऐसे केसेस मिलते हैं तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा उस कंडीशन में अगर जो प्रोसिक्यूट करने वाला पर्सन जो कंप्लेंट लेकर के आ रहा है उसने प्रायर से सैंक्शन नहीं लिया है सरकार से। तो अगर सरकार ने परमिशन दिया है कि उस अधिकारी पर केस चल सकता है कोर्ट में तो ही चलेगा। सरकार क्यों देगी भाई? सरकार मतलब मंत्री जी, तो मंत्री जी का अगर खास रहेगा, चहेता रहेगा तो क्यों देंगे परमिशन? बिल्कुल Right. प्रैक्टिकल समझोगे इसमें, ठीक है? Politics. अगर मंत्री जी नहीं कहा जाओ पुलिस फायरिंग गोली चला दो, बाकी हम देख लेंगे, देख लिया, मंत्री जी तो सामने आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो लेजिस्लेचर है। मंत्री इज बेसिकली ए लेजिस्लेचर, इसीलिए मंत्रियों के मत्थे पे क्या चढ़ता है? सिर्फ लॉ बनाने की ड्यूटी। इस चीज को अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। और उसकी एग्जीक्यूशन की ड्यूटी किसकी है? एग्जीक्यूटिव्स, आईएएस, आईपीएस, बीडीओ, सीईओ, पुलिस वाले, ये सब हैं। और हम कहाँ हैं? हम लोग, हम दोनों से अलग, हम दोनों से अलग हैं, दोनों से अलग PCI, है। ठीक है? सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, देखिए एक मामला आता है, पुराना मामला है लेकिन जान लीजिए, बता देता हूं। कहता है कि अगर पुलिस वाला, देखिए जरूरी नहीं है कि हर जगह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, अगर पुलिस वाला गया, जैसे एक थाना है, एक पुलिस स्टेशन है, और उसमें से किसी सब इंस्पेक्टर ने सही 5, 6, 7, 8 कुछ लोग थे, उनको पकड़ के लाया पुलिस में, लॉकअप में पीटा, मारा, बहुत कुछ किया, कस्टोडियल डेथ हो गई। यहां परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कस्टोडियल डेथ में परमिशन नहीं पड़ेगी, यहां नहीं पड़ेगी। ये चीज क्लियर कर लेना कि इसमें नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? यहां पर दो चीज होती है, यहां पर वो कह सकता है कि जी हम तो यहां कर रहे थे, लेकिन कस्टोडियल डेथ में नहीं पड़ती। आपका ये ड्यूटी नहीं है कि कस्टडी में लाके जान मार देना, किसी की मृत्यु कारित कर देना, किसी को मार देना, जान से मार देना, इट इज नॉट योर ड्यूटी। ये आपने गुड फेथ में नहीं किया है, ये गुड फेथ का एक्शन नहीं कहा जाएगा। इसीलिए यहां पर काम क्या आएगा? 132 का सबसेक्शन 2 ये प्रोटेक्शन नहीं बोलेगा कि मैंने जो कुछ भी किया मैंने गुड फेथ में किया, चूंकि मैंने गुड फेथ में किया इसलिए मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया, अब चूंकि कोई ऑफेंस ही नहीं बनता है तो काहे का मेरा प्रोसिक्यूशन। ये बड़े प्रोटेक्टेड लोग होते हैं, इनको बहुत प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है? तो इस चीज को समझिए। और इसीलिए जो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनको लगता है मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, कि दे आर प्रोटेक्टेड ना, दैट्स व्हाई। नाउ अब मैं आपको शेयर करता हूं, अब आप इसको दूसरे वर्जन से समझिए, यानी मैं आपको लिपि सिंह के व्यू से शेयर करता हूं, मैं आपको उस पर्सन के अथॉरिटी से शेयर करता हूं जो इस सेक्शन का फायदा लेना चाहेंगे। यानी यहां अक्यूज्ड कौन बनेगा? हु विल बी द अक्यूज्ड फॉर सेक्शन 132? बताओ, यहां 132 के लिए अक्यूज्ड कौन बनेगा? स्टेट सर पुलिस ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर। बिल्कुल सही कह रही है मैडम, बिल्कुल सही कह रही है। पुलिस ऑफिसर क्या? एनी पर्सन जो कोई काम करता है 129, 130, 131 के अंदर, एनी पर्सन हु इज एक्टिंग अंडर सेक्शन 129, 130, 131, वो तो जो ये कांड कर चुके हैं वो इस सेक्शन का प्रोटेक्शन लेंगे। उनका ये छतरी है, उनका ये अम्ब्रेला है, उनका ये बचाव है। They want to get protected. So how they can take the benefit of section 132? तो आप जज हैं, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि 132 का मिसयूज ना करें। वो अगर परमिशन दे दिया है सरकार ने तो आपको काम देखना है उनका। वो क्या बोलेंगे वो सुनिए जरा ध्यान से। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 1964 का एक केस है, नागराज वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर, अभी बताया था।
इस पॉइंट पर इसको याद रखने की कोशिश करना। नागराज वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर, नाम भी याद रहेगा, नागराज, नाम ही है नागराज। ठीक है, तो देख लो, टू गेट द बेनिफिट, कैसे लेते हैं बेनिफिट वो, टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 132 सीआरपीसी, द अक्यूज्ड, कोर्ट ने खुद कहा कि ये उसको साबित करना पड़ेगा, द अक्यूज्ड हैज टू शो, अक्यूज्ड को क्या बताना पड़ेगा, सबसे पहली बात क्या बताना पड़ेगा, एनी आइडिया, आप लोग जज बनने वाले हैं, बताओ। कि वो गुड फेथ में काम कर रहा था। किस लिए काम कर रहा था गुड फेथ में, बेसिक से बताइए, बिल्कुल बेसिक से बताइए, गुड फेथ में क्या किया उसने, रूट बताइए मेरे को। अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहा तो था। सबसे बेसिक क्या हुआ, अनलॉफुल असेंबली वाज देयर, तो सबसे पहले यही चीज ना आएगी ना कि कहीं से खबर मिला कि 5-10 लोग बैठे हैं जुट करके, 100 लोग बैठे हैं जुट करके, सो दैट देयर वाज एन अनलॉफुल असेंबली, मेरे को पता चला कि कहीं पर अनलॉफुल असेंबली है, भीड़ इकट्ठा हुई है। नाउ दूसरा क्या होना चाहिए, वो क्या बोलेंगे प्रोटेक्शन के तौर पर, क्या मांगेंगे, उनका दलील क्या होगा उनके तरफ से, सोचिए। ऑफिशियल ड्यूटी टाइम पर, हाँ, डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। अरे भाई ड्यूटी में क्या किया आपने, वो तो बताइए प्रभु। डिस्पर्स होने के लिए मना कर दिया। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपने पहले ऑर्डर किया था, सो दैट दी अनलॉफुल असेंबली वाज कमांडेड टू डिस्पर्स, उनको आदेश दिया गया था, टू डिस्पर्स, उनको आदेश दिया गया था कि आप हट जाओ, डिस्पर्स हो जाओ, छितरा जाओ, फैल जाओ, भीड़ का हिस्सा मत बनो, अनलॉफुल असेंबली से अलग हो जाओ। ये वो बोलेंगे, कौन बोलेगा, लिपि सिंह वाला केस, लिपि सिंह बोलेगी कि हमने ऑर्डर किया था कि तुम लोग हट जाओ, और इस आदेश के बाद क्या हुआ, वो लोग हटे कि नहीं हटे, क्या बोलोगे आप, अगर वो पुलिस वाला बोलेगा तो क्या बोलेगा पुलिस वाला, नहीं हटे, कि नहीं हटे, दैट ईदर दी असेंबली डिड नॉट डिस्पर्स, या तो वो असेंबली जो है हटी नहीं, उसके मेंबर्स हटे नहीं, ऑन कमांड, आदेश देने के बावजूद वो लोग नहीं हटे, और अगर कोई कमांड नहीं दिया, नो कमांड हैड बीन गिवन, ध्यान दीजिएगा, नो कमांड, उनके अंदर हटने का कोई ऐसा बिहेवियर नहीं शो किया, सो नो कमांड हैड बीन गिवन, its conduct had shown a determination not to disperse, यानी उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं करी जिससे मेरे को लगता था, लिपि सिंह की बात बोल रहा हूं मैं, तो मेरे को ऐसा लगता था कि भैया वो हटने वाले हैं, वो हटने के उनका मूड नहीं था, उनको और भीड़ में ही रहना था, भीड़ हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद क्या हुआ, जब नहीं ले रही थी तो आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक बार वार्निंग दी, क्या किया आपने, फिर बताओ। दोबारा वार्निंग दिया ना, वार्निंग दिया, दैट इन द सर्कमस्टांसेस he had used force against the assembly, उन्होंने क्या किया, जब नहीं हटे, बोलने के बावजूद लक्षण नहीं दिखाया हटने का, तो हमने क्या कर दिया, फोर्स का इस्तेमाल कर दिया। नहीं हटे तो फिर क्या करेंगे, फिर फोर्स का इस्तेमाल कर दिया। अब फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़े देखेंगे किसका सर फट रहा है, किसका आंख फूट रहा है, किसका हाथ टूट रहा है, किसका पैर टूट रहा है, किसकी कमर टूट रही है, किसकी रीढ़ की हड्डी टूट रही है, वो नहीं देखते, बस चला दिया दनादन। तो कमाल की बात देखिए,
भारत का नागरिक एक पुलिस वाला भी है, भारत का नागरिक जो लोग बाहर खा रहे हैं वो भी है। तो भारत को बोलते हैं ना, अपनी किश्ती वहां डूबी पानी कम था, वही वाली बात है। तो बाहर वाले नहीं पीट रहे हैं, घर वाले ही घर को पीट रहे हैं। एक भारत का नागरिक ही दूसरे को पीट रहा है, क्यों? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। इसीलिए बोलता हूं लॉ जानना बहुत जरूरी है। एक भारत का नागरिक ही दूसरे भारत के नागरिक को पीटता है, और इस कदर पीटता है, उसको कोई होश नहीं है कि हाथ टूटेगा कि पैर टूटेगा, थोड़ा दया नहीं है उसके अंदर कि हम कहां मार रहे हैं, किस पॉइंट पर मार रहे हैं, किस जगह मार रहे हैं, सारे चीजें वहां पर नहीं सोचता है वो। तो ये लॉ की वजह से होता है। वो क्या बोलेगा? बिकॉज आई एम प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ। उसके अंदर ये गर्मी 24/7 दिखती है, आपके अंदर वो गर्मी 24/7 दिखना चाहिए कि तुम अगर लॉ जानते हो, एग्जीक्यूशन में हो, तो मैं तुमसे ज्यादा हूं, मैं इंटरप्रिटेशन में हूं। अगर वो लॉ एग्जीक्यूट करना जानते हैं तो आप इंटरप्रेट करना जानना चाहिए आपको। यू मस्ट नो द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ठीक है, वो चीज अगर रही तो फिर आपसे देखिए कौन आपसे नहीं डरता है। So now दिस इज द लास्ट पॉइंट। सो प्रोसिक्यूशन को क्या आप शो करना पड़ेगा? ये तो उनकी दलील थी, लास्ट में हमने क्या कर दिया? हमने अपना फोर्स इस्तेमाल कर दिया। सो नाउ फॉर द प्रोसिक्यूशन, इट इज फॉर द prosecution, it is for the prosecution to prove। अब prosecution को साबित करना पड़ेगा the offense in the sense that it was committed in the circumstances in which no recourse to an exception would be taken। अगर आप याद कीजिए, थोड़ा म्यूट कर लो, किनका ऑडियो ऑन है, मैं बार बार कह रहा हूं म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। in which no recourse to an exception could be taken। तो अगर आप याद करो जनरल डायर वाली कहानी, जी राइट। वो भी 129 वाला किस्सा था। आप सोचो कब हुआ था जनरल डायर वाला कांड? याद है किसी को? जी को जीएस। जलियांवाला बाग। हाँ, जलियांवाला बाग कब हुआ था? किसी को याद है? किसी को याद नहीं? किसी को 1919 सर। 1919। 1999। मेरे कहने का मतलब कि आफ्टर ऑल, मेरा ये कहने का मतलब है कि आईपीसी के लागू होने के बाद ही हुआ था। 1857। तो उसने भी जो कुछ भी किया था यही सब किया था, 129 ही था वो। उसने भी गोली चलवा दी डिस्पर्सल के नाम पे। तो देखिए यहां पर जो प्रोसिक्यूशन होता है, यानी जो आरोप लग रहा है, जो अभियोजन कर रहा है, उसको ये कहना होता है कि भाई पुलिस के पास दूसरे वो ऑप्शंस थे, गोली चलाना और लाठी चलाना इज द नॉट ऑप्शन। अगर पुलिस का काम होता है, पुलिस को पता है, जैसे लिपि सिंह का केस लो, पुलिस को पता है कि आज दुर्गा पूजा की मूर्ति का विसर्जन होना है, तो उनको पता होना चाहिए, और अगले दिन इलेक्शन है, सेंसिटिव है, तो कुछ भी हो सकता है, तो दे मस्ट हैव द प्रोटेक्शन। तो उनको उसी समय साथ के साथ चलना चाहिए। अगर एंटी सोशल एलिमेंट आकर के बम मार रहा है, एंटी सोशल एलिमेंट आकर के गोलियां चला रहे हैं, तो आप क्या कर रहे थे? आप उसको प्रोटेक्शन देते, जो मूर्ति विसर्जन के लिए, जो लोग मूर्ति को कंधे पे लेके घूम रहे थे, जा रहे थे विसर्जन करने के लिए, आके उसको पीटना, ये कोई मामला नहीं था डिस्पर्सल का। उसको आप प्रोटेक्ट करते ताकि कोई एंटी सोशल एलिमेंट गोली नहीं चलाता। आपका जो इंटेलिजेंस है वो फेल्योर होता है, तो आप अपना गुस्सा निकालते हो उन लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर। इसका मतलब और भी दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको, ठीक है, अगर आपने ऑर्डर किया भीड़ को हटने का, भीड़ नहीं हटती है, तो आपको हवाई फायरिंग करनी चाहिए थी, आपके पास आंसू गैस के गोले छोड़ने थे, आपको पानी की बौछार करनी थी, ये सब करना था। आप लगे हाथ दनादन जो समझ में आया सीधा, ऐसा नहीं। अगर ये चीजें साबित हो जाती हैं तब कन्विक्शन के चांसेस बनते हैं, अगर नहीं होती हैं तो कन्विक्शन के चांसेस नहीं बनते हैं, तो अक्यूटल के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो पॉइंट आपको मैंने सारी चीजें क्लियर करी इसमें से अभी तक। अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट होगा। नाउ
इसमें एक और सेक्शन को रीड विथ किया जाता है, वो है सेक्शन 79 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब कितने लोगों को 79 पता है, ईमानदारी से बताना। सेक्शन 79 इंडियन पीनल कोड। जो मैजिस्ट्रेट जो आपने जो मैजिस्ट्रेट सर आप जो जजमेंट देता है ना सर आपने ड्यूरिंग ट्रायल में, अगर वो कोई गलत जजमेंट दे देता हाँ है समझ गया, मैं समझ गया। सेक्शन 79 इंडियन पीनल कोड which protects, ये सभी आपको मेंस के आंसर लिखने में काम आएगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप 129, 130, 131 लिख के मत आ जाना, या सिर्फ 132 लिख के मत आना। इसके सारे एस्पेक्ट में हम शुरू में ही बता देता हूं। तो आपको समरी में क्या करना चाहिए, समरी में आपको लिख लेना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को किस अदर सेक्शंस के साथ रीड विथ करना चाहिए, किस अदर एक्ट के सेक्शन के साथ रीड विथ करना चाहिए, तो ही आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो आंसर, अगर वो ऐसा आंसर लिखेंगे तो आप समझो एक टॉपर का आंसर लिख रहे हो। इस चीज को जान लीजिए। और केस लॉ जो है, केस लॉ लिखो। अगर कुछ रिसेंट आता है, ताजा कुछ केस मिलता है, लिखो। कुछ लैंडमार्क है, लिखो। लैंडमार्क तो लिखना ही चाहिए। अगर रिसेंट में भी ऐसे कुछ होते हैं जिसको हाईलाइट कर देता है मीडिया, जो हाईलाइटेड केस होते हैं, लिखो आप। सो सेक्शन 79 विच प्रोटेक्ट्स एन एक्ट, क्या होगा, जस्टिफाइड बाय लॉ होता है। जस्टिफाइड बाय लॉ कैन बी अप्लाइड। जस्टिफाइड बाय लॉ है, कैन बी अप्लाइड व्हेन द फैक्ट्स आर नोन एट द ट्रायल। बट सेक्शन 132 सीआरपीसी ऑपरेट्स, देखिए दोनों का फर्क मैं आपको शेयर कर रहा हूं, क्यों रीड विथ करना चाहिए। ओनली बिफोर द ट्रायल बिगिंस, बिफोर द ट्रायल बिगिंस, समझे। 79 का जो प्रोटेक्शन है, 79 भी कहता है कि कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है। दिखाना पड़ेगा क्या मेरे को, जस्ट अ सेकंड दिखा देता हूं, होल्ड करो एक सेकंड, आप लोग को दिखा। देखो सेक्शन 79, ये रहा सेक्शन 79। क्या बोलता है, एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। यानी कोई भी पर्सन कोई काम करता है और उसको लगता है कि जो मैंने काम किया है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, यानी लॉ के हिसाब से मैं सही कर रहा हूं, गलत नहीं कर रहा हूं। अगर वो ऐसा सोचता है तो नथिंग इज एन ऑफेंस। तो यहां 132 में भी तो यही बात कही गई, नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं है। यहां क्या लिखा, शैल बी डिम्ड टू हैव देयर बाई कमिटेड एन ऑफेंस, और यहां क्या लगा दिया, नो। सेक्शन 132 के अंदर भी कहता है कि अगर गुड फेथ में किया गया तो कोई अपराध नहीं है। सेक्शन 79 इंडियन पीनल कोड कहता है, आईपीसी सेक्शन 79 कहता है कि अगर जस्टिफाइड बाय लॉ है तो भी कोई अपराध नहीं है। तो भैया 132 भी तो लॉ है सीआरपीसी का, ये भी तो जस्टिफाइड बाय लॉ होगा, और 79 भी जस्टिफाइड बाय लॉ बोलता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। 79 is also talking about the justified by law, Indian Penal Code का 79, और CRPC का section 132 is also talking about the justified by law। तो फिर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। फर्क यह है कि सेक्शन 79 का जो प्रोटेक्शन है वो ट्रायल शुरू होने के बाद अंत में मिलता है, और सेक्शन 132 बिफोर मिलता है, क्योंकि 132 निगेटिव नेचर का है, 132 प्रोटेक्शन देता है, 132 प्रोटेक्ट कर देगा इवन बिफोर दी ट्रायल। ये ट्रायल ओपन ही नहीं होने देता है, ये ट्रायल शुरू करने ही नहीं देता है 132 कहता है बेटा ट्रायल करना है परमिशन लेके आओ, बेटा ट्रायल करना है परमिशन लेके आओ, बेटा ट्रायल करना है सैंक्शन लेके आओ। किसका, गवर्नमेंट का। तो 132 सेक्शन 79 आईपीसी, दोनों में जस्टिफिकेशन है, दोनों में जस्टिफाइड बाय लॉ है, लेकिन दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ठीक है,
एक छोटा सा सेक्शन जो कि आपको यहां पर रीड विथ करना चाहिए, जरूर लिखना चाहिए एग्जाम में, दैट इज गुड फेथ अंडर सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी। गुड फेथ का डेफिनेशन अगर याद हो सकता है या तो करना चाहिए, अगर आप लिखते हो तो जरूर लिखो गुड फेथ सेक्शन 52 आईपीसी, क्योंकि यहां पर 132 में गुड फेथ का इस्तेमाल हुआ है। लास्ट सेक्शन जो इसमें आपको डालना चाहिए दैट इज सेक्शन 197 सीआरपीसी। चलिए मैं वो भी शेयर कर देता हूं, सेक्शन 197 सीआरपीसी 132 के लिए। तो 197 में क्या है? लेके आओ सर। कॉग्निजेंस नहीं ले सकते सर। कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। The protection to public servant and judges. प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट एंड जजेस। ओके, एक बात जरा समझनी है, देखिए इसमें क्या है, बड़ा फंडा है, बड़ा टेक्निकल फंडा है, वो मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करता हूँ, सुनिए ध्यान से। Sir, मान लीजिए, prosecution. हाँ बोलिए 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 बोलिए, मैं The सुन। protection of judges and public servant. वो तो हेडिंग है मैडम, उसके अंदर की कहानी मेरे को जाननी है, वो उससे क्या मतलब है। वो तो वहां पर प्रोटेक्शन दिया है पब्लिक सर्वेंट को। पब्लिक सर्वेंट कौन हो जाएगा? पब्लिक सर्वेंट आईपीएस, लेपी सिंह का केस बताया, वो पब्लिक सर्वेंट है। सर उनको जो हाँ, प्रोटेक्शन दी हुई है कि अगर उनके खिलाफ आप कुछ भी एक्शन लेंगे तो पहले प्रायर परमिशन लेनी होगी। तो उसमें भी कहता है परमिशन लेना है, इसमें भी परमिशन लेना है, 132 में परमिशन लेना है। तो दोनों के परमिशन में फर्क क्या है? सर वो उसका वाइड स्कोप है और 132 में 129, 130 और 131 के लिए है। ये नैरो स्कोप है। ओके, और कोई? malicious and vexatious prosecutions। 197 प्रोटेक्ट करता है सर पब्लिक सर्वेंट को फ्रॉम malicious and vexatious prosecution के लिए। ओके, देखिए नाउ इंटरेस्टिंग बातें हैं इसके साथ, वो मैं आपको थोड़ा शेयर करता हूं। देखिए पहले लिख लो, अपने आप समझ में आएगी और मैं शेयर भी कर दूंगा। पहले, इवन वेयर ए सैंक्शन अंडर सेक्शन 132 सीआरपीसी इज ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड है भैया, सैंक्शन मिल गई है 132 में, जाओ प्रोसिक्यूशन शुरू करो। किस बात के लिए? ऑफ कोर्स फॉर द prosecution of a member of the armed forces। that is not a substitute, that is not a substitute for sanction under section 197 CRPC। बल्ले उतार लीजिए इस पेज को। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, आप लोगों ने से बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया कि 132 नैरो है, 197 ब्रॉडर है। अगर आप 197 को देखेंगे तो वहां भी कहता है कि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते समय, ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करते समय, जब उसको आप पढ़ेंगे 197 पर काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था पहले वाले बैच में, उसमें 2-3 दिन लगा था। उस तरह से 190 में भी हम लोगों ने 3 दिन लगातार लेक्चर लिया था 190 के ऊपर, क्योंकि 190 में बहुत बहुत मिसकंसेप्शन होता है लोगों के अंदर। इवन जो मजिस्ट्रेट बन गए, वो तो आपको पता है कि मजिस्ट्रेट कैसे बनते हैं, एग्जाम पास करो बन गए, और उसके बाद उनके ऑर्डर लगातार धड़ाधड़ चैलेंज होते रहते हैं, और उनके लिए यही हेडेक होता है, बीपी और शुगर सब बीमारी पकड़ती है
जज तो बन गया, लेकिन उनके ऑर्डर बार बार क्यों चैलेंज हो रहे हैं, क्यों हर वकील उनके ऑर्डर को अपील में लेके जाता है या रिवीजन में लेके जाता है ऐसा। खैर मुद्दे की बात, देखिए 197 जो है वो ब्रॉडर है नो डाउट, वाइडर है नो डाउट, 132 इज नैरोअर। यहां पर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही है कि इवन वेयर ए सैंक्शन अंडर सेक्शन 132 सीआरपीसी इज ऑब्टेन्ड, अगर सेक्शन 132 सीआरपीसी के तहत आपने ऑब्टेन कर लिया है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ ए मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तो वो 197 का सब्स्टिट्यूट नहीं है। यानी 190 से इसके हिसाब से 197 में भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ये कहना चाहता है। ये एक स्पेशल केस है, मैं आपको बता देता हूं। और अगर जो 197 के अंदर आपने परमिशन नहीं लिया, सैंक्शन इज द राइट वर्ड, अगर आपने सेपरेट सैंक्शन 197 में नहीं लिया तो कोर्ट को अगर एक्शन लेती है तो कोर्ट का कहा जाएगा कि विदाउट ज्यूरिस्डिक्शन काम किया है। तो इसी लाइन के कंटिन्यूएशन में आप लिख दो एक लास्ट लाइन, एंड दैट इज अ कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस, ए कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस विदाउट, यहां मैं खुद लिख रहा हूं सेपरेट, ठीक है, सेपरेट सैंक्शन अंडर सेक्शन 197 सीआरपीसी एक्ट्स विदाउट ज्यूरिस्डिक्शन। अगर 132 में तुमने ऑब्टेन कर लिया है परमिशन सैंक्शन, तो भी 197 के अंदर तुमको लेना पड़ेगा सैंक्शन, सेपरेट सैंक्शन लेना पड़ेगा। और अगर नहीं लेता है और कोर्ट उसमें अपनी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देता है तो कोर्ट को कहा जाएगा कि बिना सिर पैर के उसने काम किया है, सो विदाउट ज्यूरिस्डिक्शन एक्शन लिया है। ये केस है राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब देखिए आपको क्या करना चाहिए यहां पर, देखिए जितने भी सेक्शंस आपको मैंने बताए हैं ना, उसके साथ उसको रीड विथ करने के लिए छोड़ दो। AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट 735 है, 6 मत कर देना। मतलब क्या है, 132 में भी परमिशन, 197 में भी परमिशन। आप लोगों ने जो समझ थी बिल्कुल सही बताया, गलत नहीं कहा। एक नैरो है एक वाइडर है, तो कहता भैया नैरो की परमिशन मिल गई तो क्या हुआ, वाइडर की भी परमिशन लेके आओ ना। अगर वाइडर की परमिशन लेके आते हो तो, और कोर्ट है जो कि अपना एक्सरसाइज कर देता है ज्यूरिस्डिक्शन, तो कोर्ट को कहा जाएगा कि कोर्ट ने विदाउट ज्यूरिस्डिक्शन, बिना दिमाग के सिर पैर के काम कर दिया है। ये आप ही के लिए कहा जाएगा। लेकिन अब देखो ध्यान देना, फिर बारीकी एक चीज आ रही है, ये किस समय किस पोजीशन में काम करेगा। तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, मेरी बातों का ना हर चीज का शॉर्टकट ट्रिक होता है, मैं हर चीज शेयर करके चलता हूं। तो आपको करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, देखिए आप एक लाइन में लिख दो कि 132 सीआरपीसी के साथ 197 सीआरपीसी सैंक्शन रिक्वायर्ड। आप अपने दिमाग में डाल लो कि इसका लाइन का मतलब क्या है, यानी दोनों का सैंक्शन रिक्वायर्ड है, बोथ। अगर कोई सैंक्शन लेगा तो दोनों में लेगा ऐसा। अगर 132 का केस बनता है तो दिमाग से देखना, 132 का मतलब अनलॉफुल असेंबली, 129, 130, 131, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। 132 का मतलब ये 3 इंक्लूड होते हैं ऑटोमेटिक। तो अगर ये 132 का मामला बना तो 197 भी चाहिए, लेकिन जहां पर सीधा सीधा सिर्फ 197 चाहिए वहां 132 की जरूरत नहीं है। ओनली 197 सीआरपीसी इज सफिशिएंट। हर केस में 132 प्लस 197 नहीं चाहिए, जहां चाहिए वहां दोनों चाहिए, नहीं चाहिए तो सिर्फ एक से काम होगा, एंड दैट इज 197। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए अब मैं यहां पर आपको समरी देता हूं। समरी, समरी किसका क्या हुआ, अच्छा मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, अब मैं बोल दूंगा। समरी ये होता है, यहां पर देखिए समरी किसका निकालना है हमें, सेक्शन 132 का समरी निकालना है सीआरपीसी का। अब आप ही लोग मुझे बताओ समरी में कि हमने इसको किस किस सेक्शन के साथ रीड विथ किया।
132 को हमने किस किस सेक्शंस के साथ रीड विथ किया? हमने किसके साथ किया? आईपीसी का सेक्शन 79 लिया, आईपीसी का सेक्शन 52 लिया। 79 में क्या था? वो जनरल एक्सेप्शन, जस्टिफाइड बाय लॉ। 52 में क्या था? गुड फेथ। इसके साथ रीड विथ किया। सीआरपीसी में किसके साथ रीड विथ किया? 197 के साथ रीड विथ किया। तो जब आप आंसर लिखोगे, और कोई सेक्शन तो नहीं छूट रहा है ना? कॉन्स्टिट्यूशन का सर, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन का सर, मतलब 129 कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कहाँ बताया मैंने? नहीं, कुछ भी 129 मत करो यार, अभी इसमें अभी कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने डिस्कस किया है क्या? किसी के लिए, किसी को अगर याद है तो 129 में था। 129 में था, वो अलग बात है। सब देखो, मैं आपको ना कॉन्सेप्ट से विश्वास करता हूँ, कॉन्सेप्ट समझने में। इसको जितना इजी से इजी करके समझेंगे उतना बेटर है। नहीं तो क्या होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड करके बहुत लोग बताते हैं। मेरे को कॉम्प्लिकेशन जमता नहीं भाई, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे को कॉम्प्लिकेशन जमता ही नहीं। वो कॉम्प्लिकेशन में एग्जाम तो पास कर जाते हैं, रट जाते हैं, आंसर लिख के चले आते हैं, लेकिन जमता नहीं सीरियसली। वो आपके, अगर मेरा इजी करने का मतलब कि आपके एकदम ब्लड में आना चाहिए, ब्लड और बोन्स में आ जानी चाहिए लॉ, ताकि अगर आप अनमैरिड है और कल को शादी हो, आपके बच्चे के खून में भी वो लॉ आ जाना चाहिए बाय बर्थ। बच्चे को ही पता हो कि मेरे गार्जियन के पास पूरा, पेरेंट्स के पास लॉ का नॉलेज ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये चीज मैं कह रहा हूं। सो देखिए, रीड विथ जब करते हैं ना, तो आईपीसी का सेक्शन 79, आईपीसी का सेक्शन 52। अब देखो, ऐसे पढ़ के बेयरली मत छोड़ देना, दिमाग लगाओ कि 132 के अंदर 79 का इस्तेमाल क्यों किया गया। दिमाग लगाओ कि सेक्शन 132 के साथ 52 को सर ने क्यों रीड विथ करने के लिए कहा था इंडियन पिनल कोड को। तो इसका भी शॉर्टकट है आप ही के पास, सिर्फ आपको बनाना होता है। एक ही बार मेहनत करना है, एक पेड़ लगाओ सारी जिंदगी फल खाओ। तो बस क्या करना है, सेक्शन 132 के साथ क्यों रीड विथ करते हैं सेक्शन 79 को, सेक्शन 52 को? क्योंकि सेक्शन 132 के अंदर टर्म क्या आता है, क्या आएगा कि जो मैंने कुछ किया वो सब क्या था, जस्टिफाइड बाय लॉ। अगर कोई एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ है, वो नो ऑफेंस है। और क्यों नो ऑफेंस है? क्योंकि वो गुड फेथ है, गुड फेथ में किया गया है। और 79 भी क्या बोलता है, जस्टिफाइड बाय लॉ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो 79 को 132 के साथ क्यों रीड विथ करते हैं? रीड विथ करते हैं वो समझ में आ गया, क्यों करते हैं, दिस इज ए क्वेश्चन। क्यों करते हैं 132 के साथ 52 को क्यों रीड विथ करते हैं, दिस इज ए क्वेश्चन। 132 को 197 सीआरपीसी के साथ क्यों रीड विथ करते हैं? दोनों में लगता है सैंक्शन, लेकिन 132 का सैंक्शन नैरो है। और मैंने एक चीज क्या बोली, अगर 132 का सैंक्शन मिल गया तो साथ में एडिशनल 197 का सेपरेट सैंक्शन चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केस लॉ कर है, राम कुमार वर्सेस हरियाणा। ईयर भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।